हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 दिसंबर 2023 के मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने COP 28 में किसके इस्तेमाल रोकने पर सहमति नहीं जताई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयला के रोकने पर सहमति नहीं जताई है। तो याद रखें, दुबई में इसका जो COP 28 का आयोजन किया जा रहा है, इसके जो इस्तेमाल पूरी तरह से रोकने पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। कोयले का जो इस्तेमाल पूरी तरह से रोकने पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया है। तो याद रखें, जो इसका जो 2023 का रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग को 3 गुना बढ़ाने के ड्राफ्ट पर साइन नहीं किए हैं। फेज वाइज कोयले का इस्तेमाल रोकने का जिक्र इसी में किया गया था। तो याद रखें, भारत ने 75% पावर सप्लाई अब भी कोयले पर निर्भर है और जो 22% हिस्सा है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर है। तो याद रखें, भारत ने 2021 में कोयले का जो प्रोडक्ट 778 मिलियन टन से अब बढ़कर 893 मिलियन टन कर दिया गया है। बिहार को अभी हाल ही में ये COP 28 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। तो याद रखें, बिहार राज्य को COP 28 आपसे पूछा क्या है, तो COP 28 जो है वो जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है और COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखें। और इस COP में 192 पार्टीज हैं और COP जो पहली बैठक हुई है COP की वो मार्च 1995 में बर्लिन में COP की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। तो याद रखें, कुछ विश्व में प्रथम जो हैं उनको जान लेते हैं। जैसे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गागरिन। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति वो है रॉबर्ट पियरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो बने हैं एडमंड हिलेरी। और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं वो रोएल्ड एंडरसन बने हैं, याद रखें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF जो आपको टेलीग्राम द हिस्ट्री 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन नेवी को कौन सा सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सही है, INS सान्ध्य। INS सान्ध्य जो है इंडियन नेवी को अभी ये सर्वेक्षण पोत प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। और यह सबसे बड़ा सर्वे वेजल है, जो सबसे बड़ा है। सान्ध्य है यह भारतीय सेना को अभी प्राप्त हुआ है और रक्षा मंत्रालय ने इसे 12 मार्च 1919 में इसको जो है बनाने का काम शुरू किया है। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया है और इस जहाज़ की जो लंबाई है वो 110 मीटर इसकी लंबाई है और ये जो जहाज़ है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में भी मदद करेगा। तो याद रखें, कुछ रक्षा संबंधित करंट अफेयर है, याद रखना। आपसे पूछा गया है कि वाडिनार गुजरात के पास 9वां अभ्यास जो है वो नेट पोलरेक्स 9 का आयोजन किया गया है। स्वीडन की कंपनी जो साब है, साब को पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में 100% FDI को मंजूरी दी गई है, साब कंपनी को। तो याद रखें इसको भी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो बना है वो रिच बना है। याद रखें, रिच इसका राइट आंसर है।
तो रिच को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था वो हेलुसिनेट को घोषित किया गया था, और 2022 वाला जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया होमर को, और एक कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 दिया गया था, वो दिया गया है परमाक्राइमसिस को। तो याद रखें सभी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल एक शब्द चूज करती है, और इस साल जो अपना शब्द चुना है और इस शब्द को चुना है, और इसका मतलब होता है रोमांटिक। रोमांटिक इसका मतलब होता है। तो याद रखना, इसका इस्तेमाल जो किसी भी व्यक्ति के स्टाइल, चर्म व एक्टिवेंस को बताने के लिए किया जाता है। तो ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू किया गया। आपसे पूछा 11वां जो है बांग्लादेश पुस्तक मेला का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर कोलकाता में। कोलकाता में 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है कोलकाता, इसका राइट आंसर है। तो याद रखना कोलकाता 11वां पुस्तक मेला 4 दिसंबर से कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर में शुरू होगा, और इसमें जो इस उत्सव में 65 प्रकाशक भाग लेंगे। तो इस उत्सव में जो 65 प्रकाशक भाग लेंगे, और इस पुस्तक में मेले के प्रकाशन को बांग्लादेश साहित्य में रुचि रखने वाले तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। और यह पुस्तक मेला 13 दिसंबर तक चलेगा। 13 दिसंबर तक चलने वाला यह पुस्तक मेला जो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। भारत में कुछ प्रमुख मेले हैं, उनको भी जान लेते हैं। गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, हर जगह पे 4 जगह प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है 12 साल में। पुष्कर मेला, ये पशुओं का मेला है सबसे बड़ा, जो कि राजस्थान में लगता है। और सोनपुर मवेशी मेला, ये भी पशु मेला है, जो कि बिहार राज्य का है। तो ये प्रमुख मेलाएं थे, कुछ याद रखना। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी इसकी विजयी बनी है। तो इसका राइट आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी जो है पैरा तीरंदाजी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की शीतल देवी हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनको एशियाई पैरा ओलंपिक समिति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना ये एथलीट हैं। शीतल देवी ने अक्टूबर माह में आयोजित किया गया है हांगझो 2022 हांगझो में एशियाई पैरा ओलंपिक खेल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, और इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में और टीम कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो याद रखना। और इसके अलावा कंपाउंड युगल वर्ग में रजत पदक भी प्राप्त किया है शीतल देवी ने। तो ये भूमिका निभाई है पैरा ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। और कौन सा खेल है, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में YBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बात याद रखना। यह आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया है, आर्मेनिया के यरवान शहर में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिलाकर भारत ने 9 मेडल जीते हैं। रूस ने इसमें टॉप पर रहा, जिसमें 7 गोल्ड मेडल रूस ने जीते हैं, 2 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो रूस इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। रूस जो इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, याद रखें। चैंपियनशिप गर्ल्स में जो आकांक्षा जो 2 गोल्ड मेडल जो 3 लाए हैं, वो आकांक्षा लाई हैं, जो कि 70 किलोग्राम कैटेगरी में आकांक्षा ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। और परी ने जो 48 किलोग्राम में परी ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, और निशा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड मेडल भारत की तरफ से आए हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपसे पूछा गया है कि तेलंगाना के जो दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रेवंत रेड्डी।
रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी इसका राइट आंसर है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखें, वो भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। कांग्रेस पार्टी के ये दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम पद पर शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखना, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की जो 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी उसमें से 64 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो कांग्रेस के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता है रेवंत रेड्डी। तो इन्होंने सीएम पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें। तो तेलंगाना विधानसभा बहुमत का आंकड़ा जो होता है वो 60 बहुमत का आंकड़ा होता है, आधा जो है 119 सीट का आधा होता है, 160 सीट पर बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन इन्होंने 64 सीट पर जीत दर्ज की है। तो रेवंत रेड्डी ने, तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो याद रखना, रेवंत रेड्डी जो है वो रेवंत रेड्डी का पूरा नाम होता है अनुमुला रेवंत रेड्डी, ठीक है, याद रखना। और राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा की स्टूडेंट ये भी रहे, भाजपा के स्टूडेंट एबीवीपी से के साथ जुड़े थे, लेकिन इन्होंने वो पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसमें अब ये मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तेलंगाना आया है, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है और यहाँ की राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, राज्यपाल है, अभी मैंने मुख्यमंत्री के जिक्र किया भी। और यहाँ की जो विधान परिषद की सीटें 40 हैं, विधानसभा की सीटें 19 हैं, अभी मैंने बताया विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 19। तो विधानसभा की सीटों 119 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने 64 सीटें जीत दर्ज की है। राज्यसभा की सीटें तेलंगाना की 7 हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं तेलंगाना में, ठीक है। और जो 17 गुणे 7 और 119 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 119, तो यह भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना है, तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को जो नया जीडीपी नियुक्त किया है, रवि गुप्ता को तेलंगाना सरकार ने नया जीडीपी नियुक्त किया है। और मुखरा तेलंगाना राज्य जो है तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में जो मुखरा गांव है उसको बीमित गांव घोषित किया, पहला बीमित गांव। हर घर से बीमा यहाँ पे हुआ है, इसे बीमित गांव घोषित किया गया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे, उन्होंने 125 फीट अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो ये कुछ करंट अफेयर हैं। शांति कुमारी जो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, वो शांति कुमारी हैं। और तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग अभी दिया गया है, तंदूर रेड ग्राम को, जो कि तेलंगाना का है। और तेलंगाना सरकार ने एसटी संरक्षण जो है, एसटी संरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। जो एसटी का संरक्षण है वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, दिनेश फडणवीस का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो राइट आंसर हमारा है बी, अभिनेता धीरेन्द्र जो है फडणवीस। अब ये एक अभिनेता थे, दिनेश फडणवीस ये एक अभिनेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना, दिनेश फडणवीस, ठीक है। ये मशहूर टीवी शो सीआईडी में काम करते हैं, आपने देखा होगा सीआईडी, जिसने देखा हो वो इन्हें पहचानता होगा। ये सीआईडी के इंस्पेक्टर फेडरिक्स का रोल निभा रहे थे और एक्ट्रेस दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है। ये सीआईडी में एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे थे, याद रखना। टीवी शो के अलावा दिनेश ने मराठी फिल्मों का भी अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया है, ठीक है, तो याद रखना। हाल ही में हुए कुछ निधन के बारे में जान लेते हैं। अभिनेत्री जो आर शुभ्रा लक्ष्मी का हाल ही में निधन हो गया है, जो हमारे बीच में नहीं रही। नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है, ये भी हमारे बीच में नहीं रही। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक जो सी के गोपीनाथन का भी निधन हो गया है,
ये भी अब हमारे बीच में नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया है, ये भी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ निधन जो हुए हैं उनके बारे में जान लिया। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो पहली भारत यात्रा पर आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, केन्या। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम सोमाई रूटो, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। तो याद रखना विलियम रूटो को। ये विलियम रूटो की भारत की जो पहली यात्रा है, और राष्ट्रपति रूटो कल दोपहर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत भी करेंगे। तो ये सब याद रखना। केन्या के जो राष्ट्रपति हैं नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भाग लेंगे, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध पर भी बातचीत होगी। अब केन्या है तो केन्या के बारे में जान लेते हैं। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो विलियम रूटो हैं, और मुद्रा जो है यहाँ की केन्याई शिलिंग है। केन्या जो है वो पूर्वी अफ्रीका का देश है। ठीक है, याद रखना पूर्वी अफ्रीका का देश है केन्या। केन्या जो है दुनिया का 28वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और अफ्रीका का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है केन्या। केन्या जो है वो मोम्बासा केन्या का मुख्य बंदरगाह है। मोम्बासा जो बंदरगाह है वो केन्या का मुख्य बंदरगाह है, और विक्टोरिया झील का 6% हिस्सा केन्या में है। जो विक्टोरिया झील है उसका 6% जो हिस्सा है वो केन्या देश में स्थित है। तो याद रखना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? तो याद रखना, एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी रिपोर्ट जारी की और बताया गया कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जो शहर है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिल्ली जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। एनसीआरबी ने 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जो कि 2022 में एक दिन में 2022 की रिकॉर्ड है, एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए हैं, यानी हर घंटे में 51 एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी बताया है एनसीआरबी ने, हर घंटे में 51 एफआईआर दर्ज की। 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 था। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 की तुलना में महिलाओं के अपराध में 4% की बढ़ोतरी हुई। 2021 की तुलना में अभी 2023 में 4% की बढ़ोतरी की गई है अपराध में, तो बढ़ोतरी बताई गई है। एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी किया और ये भी बताया कि देश में जो बच्चे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जो SC ST के, और साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा इसमें बढ़े हैं, जो ST SC में इसमें साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो याद रखना 2022 में महिला जो है अपराध में जो महिलाओं का अपराध हुआ है वो 65,743 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पर है। जो 65,743 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश जो है इसमें टॉप स्थान पर है, और जो महाराष्ट्र है वो सेकंड स्थान पर है, राजस्थान इसमें तीसरा स्थान पर है, और पश्चिम बंगाल जो अपराध में चौथे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर है। तो याद रखना मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर, और हमारा उत्तर प्रदेश इसमें जो पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी आया है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, और ये 1986 में इसकी स्थापना की गई है, और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो विवेक गोगिया इसके निदेशक हैं। ठीक है, एनसीआरबी के जो वर्तमान में निदेशक हैं वो विवेक गोगिया इसके निदेशक हैं। इसका जो कार्य होता है अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना, अपराध के बारे में और अपराधियों के बारे का जो है अपराध और अपराधियों के बारे में जो जानकारी एकत्रित करना इसका काम होता है।
आरबी का, ठीक है। और ये जो है प्रकाशन एनसीआरबी के प्रमुख प्रकाशन जैसे क्राइम के बारे में जानकारी देता है। ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक हत्या, ये सारी रिपोर्ट इन्हीं का है जो एनसीआरबी के अंतर्गत आती है। एनसीआरबी का काम है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करना, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या का पता लगाना, ये एनसीआरबी का काम होता है। तो ये सब रिपोर्टें एनसीआरबी जारी करती है। तो दोस्तों आज के ये रहे 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों मैंने आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।